मेल ब्रेन और फीमेल ब्रेन में क्या अंतर होता है? साइज़ और शेप में शायद माइनर फ़र्क रहता रहेगा, लेकिन जो मेजर फ़र्क है, मेरी समझ अनुसार, वो हमारे ब्रेन को यूज़ करने के तरीके में है। अभी इसमें से जो भी सारे सवाल निकल सकते हैं, उसमें से 3 प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मैं देना चाहता हूँ। पहला प्रश्न है कि हमारे ब्रेन को यूज़ करने के तरीके में क्या डिफ़रेंस होता है? दूसरा प्रश्न है कि ये जो भी डिफ़रेंस होता है, वो डिफ़रेंस पढ़ने की वजह क्या होती है? और तीसरा प्रश्न कि आकर्षण की वजह क्या होती है? ये तीनों ही प्रश्न के उत्तर मैं लेटर ऑन इस वीडियो में देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है, समझा है, ऑब्ज़र्व किया है, उस पे जो मैंने विचार मंथन किया है, उसका जो नतीजा है, जो मुझे लगता है, वो मैं शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो में। हमारे ह्यूमन ब्रेन में बहुत सारे छोटे-छोटे हिस्से रहते हैं, जो अलग-अलग कार्य करने के लिए जवाबदार रहता है। जैसे कि कोई हिस्सा स्पीच के लिए, कोई स्मेल के लिए, कोई मेमोरी के लिए, कोई फ्यूचर प्लानिंग के लिए, तो कोई टेस्ट के लिए वगैरह-वगैरह। ये सारे हिस्से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक किस्म के वायरिंग के थ्रू, जिसके ज़रिए इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। हमें कोई भी कार्य करने के लिए ब्रेन के बहुत सारे हिस्सों को साथ में काम करना पड़ता है, जो इन वायरिंग्स के माध्यम से पॉसिबल बनता है। मेरी समझ अनुसार हम सारे मनुष्य के ब्रेन वायरिंग्स अलग रहेंगे और ये वायरिंग्स परमानेंट भी नहीं रहते। लेकिन जिस प्रकार हम अपने ब्रेन और शरीर को यूज़ करते हैं, उस अकॉर्डिंगली ये वायरिंग्स फॉर्म होते हैं। और अगर समझो किसी ने अपने ब्रेन और शरीर को यूज़ करने के तरीके में चेंज कर लाया, तो उसके वायरिंग्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगे। अभी हमारे पहले सवाल का जवाब, पहला सवाल था कि हमारे ब्रेन को यूज़ करने के तरीके में क्या डिफरेंस होता है। तो मेरी समझ अनुसार फीमेल ब्रेन में उन हिस्सों के वायरिंग्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे जो हमें सोचने के लिए, कॉन्शियसली चीज़ों और इमोशंस को जानने समझने के लिए जवाबदार है। इसे मैं कन्वीनियंस के लिए फीमेल सर्किट भी कह सकता हूँ इस वीडियो में आगे। और मेल ब्रेन में उन हिस्सों के वायरिंग्स ज़्यादा एक्टिव रहेंगे जो हमें प्रोग्रामेटिकली फंक्शन करने के लिए आवश्यक है। प्रोग्रामेटिकली फंक्शन करने से मेरा मतलब है इम्पल्सिवली, सबकॉन्शियस लेवल से शरीर को चलाना, फास्ट स्पीड पर। इसको मैं मेल सर्किट भी कह सकता हूँ कन्वीनियंस के लिए। इस चीज़ को मैं आगे वीडियो में और ज़्यादा समझाने का प्रयत्न करूँगा। और हमारे दूसरे प्रश्न के उत्तर से पहले मैं मेरे आगे के वीडियोस के कुछ पॉइंट्स का रिकैप करना चाहूँगा जो इससे कनेक्टेड है। मेरे आगे के वीडियोस में मैं ये कह चुका हूँ कि मेरी दृष्टि में हम मनुष्य एक रॉबोट की तरह है, एक सेल्फ इवॉल्विंग रॉबोट की तरह, जो खुद ही खुद के प्रोग्रामिंग्स चेंज करने के लिए सक्षम है। रॉबर्ट रूपी हमारे मनुष्य शरीर में जो हमारा ब्रेन है, उसको मैं एक कंप्यूटर की तरह देखता हूँ और उसमें जो आत्मा है उसको प्रोग्रामिंग की तरह देखता हूँ। आत्मा के बैठने की जगह जो मैंने अपनी गुरु से सुना है और मेरा लॉजिक भी उसका स्वीकार करता है, वो है हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में, जहाँ पे बैठकर आत्मा शरीर के सारे अंगों को ऑपरेट कर सकती है। हमारा कॉन्शियस माइंड, हम माना हमारी बुद्धि का उपयोग करके हम अपने प्रोग्रामिंग्स चेंज कर सकते हैं। और हमारे शरीर की मृत्यु के टाइम पे जो हमारी स्थिति रहेगी, जो हमारे जैसे हमारे प्रोग्रामिंग्स रहेंगे, वो एज इट इज़ कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे हमारे नेक्स्ट जन्म के शरीर में, मेरी मान्यता अनुसार। और हमारे भक्ति मार्ग में भी एक सिमिलर स्टेटमेंट है, अंत मति सो गति। अभी कोई भी मशीन रहेगा तो उसमें इनपुट और आउटपुट दोनों ही रहता है।
तो हम मनुष्य शरीर के जो इनपुट डिवाइसेस है वो है हमारी 5 इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभ और स्किन, जिसके ज़रिए हम इंफॉर्मेशन अंदर लेते हैं स्टिमुलस के रूप में। किसी ने कुछ कह दिया, हमने देखा, घटना घटी, तो वो हमारी कोई भी इंद्रियों के ज़रिए अंदर जाएगा, इनपुट होगा प्रोग्रामिंग में, माना आत्मा में। जिस किस्म के हमारे प्रोग्रामिंग्स और मेमोरीज रहेंगे, उसी तरीके का आउटकम निकलेगा। यहाँ पे आउटकम से मेरा मतलब है जो हमारे अंदर इच्छाएं और भावनाएं जागृत होती है वो, इमोशंस एंड डिज़ायर्स। और ये जो आउटकम निकला वो हमारे कॉन्शियस माइंड बुद्धि के साथ मिलाकर हम आउटपुट देते हैं। यहाँ पे आउटपुट से मेरा मतलब है जिस प्रकार का हम व्यवहार करते हैं, हमारा रिस्पॉन्स, जिस कदर हम बोलते चलते हैं वो। अगर समझो कोई संजोग में हम अपनी भावना और इच्छा अनुसार वर्तन करना उचित नहीं समझते, तो हम संजोग के अनुकूल वर्तन करेंगे हमारी बुद्धि का उपयोग करके। अभी हमारे दूसरे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। हमारा दूसरा प्रश्न था कि ये जो मैंने डिफरेंस बताया मेल और फीमेल के अपने ब्रेन को यूज़ करने के तरीके में, वो तरीके में डिफरेंस पड़ने की वजह क्या है? तो मेरी समझ अनुसार मेल बॉडी और फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन की जो मात्रा रहती है वो बहुत ही डिफरेंट रहती है। और मुझे लगता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन हमारे ब्रेन के उन हिस्सों के वायरिंग्स को ज़्यादा एक्टिव बनाता है जो हमें सोचने के लिए, कॉन्शियसली चीज़ों को जानने और समझने के लिए आवश्यक होता है, जिसे मैंने फीमेल सर्किट कहा था। जबकि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल सर्किट को ज़्यादा एक्टिव बनाता है। और इस वजह से हमारे ब्रेन को यूज़ करने के तरीके में डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे देखने में, सुन समझने में और चीज़ों को जानने में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है। यही चीज़ को मैं दो हाइपोथेटिकल उदाहरण के माध्यम से और क्लैरिटी आए इसके कारण समझाने का प्रयत्न करूँगा। एक एग्जाम्पल हम इमेजिन करते हैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन एज्यूम करते हैं कि अगर कोई इंसान में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन फुल हो जाए और एस्ट्रोजन का प्रमाण प्रमाण ज़ीरो हो जाए, तो उसकी जो फीमेल सर्किट है जिससे हम सोचते समझते हैं वो ना के बराबर काम करेगी। इसका परिणाम क्या आएगा? तो कोई भी स्टिमुलस आएगा तो जैसे प्रोग्रामिंग होंगे वैसे आउटकम निकलेगा, इच्छाएं और भावनाएं उत्पन्न होगी और वो मनुष्य एज इट इज़ एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि उसकी सोचने की कैपेसिटी ना के बराबर है एस्ट्रोजन ज़ीरो होने की वजह से। तो समझो कोई क्रोधी व्यक्ति रहा जिसके क्रोध के प्रोग्रामिंग्स है, तो छोटा सा भी ऐसा स्टिमुलस आया क्रोध प्रोवोक करने वाला, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, एज इट इज़ उसके वर्तन में आ जाएगा। कोई कामी व्यक्ति रहा तो उस प्रमाण वर्तन करेगा, कोई लोभी व्यक्ति रहा तो लूट फाट या चोरी चपाटी कर देगा सोचे बिना। अभी इससे विपरीत दूसरा एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल इमेजिन करते हैं जहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़ीरो हो जाए और एस्ट्रोजन हार्मोन फुल हो। तो ये एक डिप्रेशन लाइक सिचुएशन क्रिएट करेगा जहाँ पे स्टिमुलस आने पे आउटकम निकलेगा जैसे प्रोग्रामिंग रहेंगे वैसे। वो कॉन्शियस ब्रेन से, बुद्धि से सब कुछ समझेगा, जानेगा और उस पर सोच भी पाएगा, लेकिन वो इंसान एक्ट नहीं करेगा क्योंकि जो मेल सर्किट है वो ना के बराबर काम कर रही है टेस्टोस्टेरोन ज़ीरो होने की वजह से। अभी यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूअर्स एक चीज़ याद रखें, क्योंकि वो मेरे आगे के वीडियोस में भी, बहुत सारे वीडियोस में काम आने वाली है। वो ये है कि हम मनुष्य के दो मोड्स ऑफ फंक्शनिंग हो गए। एक है मेल मोड, जिसे हम प्रोग्रामेटिकली फंक्शन करना भी कह सकते हैं, ऑटोमेटेड मोड भी कह सकते हैं, इम्पल्सिवली सबकॉन्शियस लेवल से फंक्शन करना भी कह सकते हैं।
और दूसरा है हमारा फीमेल मोड, जिसे हम कॉन्शियस मोड भी कह सकते हैं, जिससे हम चीज़ों को जानते समझते हैं। अभी यहाँ पे और एक बात जो समझ में आती है इस पे से, वो ये है कि हम में से कोई भी 100% मेल एनर्जी से या 100% फीमेल एनर्जी से फंक्शन नहीं करता है, लेकिन हम सब एक स्पेक्ट्रम पर ऑपरेट करते हैं। और मेरी समझ अनुसार भले ही ये स्पेक्ट्रम पे हम लोग एंड पॉइंट्स के टूवर्ड्स अपने जो बर्थ असाइंड जेंडर है उसके विपरीत जाकर भले ही अपोजिट एंड पे फंक्शन ना कर पाए, लेकिन कुदरत ने हमको बहुत स्पेस दी है ये स्पेक्ट्रम पे मूव करने के लिए। तो ये सारा एक खाली हार्मोनल प्ले नहीं है कि हार्मोन्स की मात्रा जिस अनुसार हमारे बॉडी में होगी हम वैसे ही चलेंगे, लेकिन मेरी समझ अनुसार जैसे हम सोचेंगे, जिस प्रकार से हम अपने ब्रेन और बॉडी को यूज़ करेंगे, उस प्रकार से हमारे अंदर हॉर्मोन्स का प्रमाण भी सीक्रेट होगा। इसके सपोर्ट में भी मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर समझो कोई एथलीट अपने आप को कोई ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करे जहाँ पे प्रोग्रामेटिकली फंक्शन करना एक रिक्वायरमेंट हो फास्ट स्पीड पे, तो उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा। वो चाहे ही फीमेल क्यों ना हो, लेकिन वो अगर अपने आप को ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व करती है, तो जो फीमेल स्पेसिफिक ऑर्गन है ओवरी, वो भले ही एस्ट्रोजन के प्रमाण ज़्यादा रहता है, ज़्यादा सिक्रेट करती है और टेस्टोस्टेरोन कम सिक्रेट करती है, लेकिन अगर वो ऐसे स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हुई तो उसकी ओवरीज टू मीट अप दैट रिक्वायरमेंट्स टू फंक्शन प्रोग्रामेटिकली, उसकी ओवरी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा सिक्रेट करेगी पहले के कंपैरिजन में, मेरी समझ अनुसार। अभी यही चीज़ आध्यात्मिक दृष्टि से भी एक बार हम लोग समझेंगे, क्योंकि मुझे हमारे आध्यात्म से भी सेम पिक्चर मिलता है। जितनी मेरी शिवलिंग के बारे में समझ है, जितना मैं शंकर भगवान और पार्वती माता के बारे में समझता हूँ, जो मैंने पुरुष और प्रकृति के बारे में पढ़ा है, उस पे से जो मुझे अंदर चित्र प्रोड्यूस होता है वो भी सिमिलर है। क्योंकि हमारे आध्यात्म में भी आत्मा को पुरुष और स्त्री को प्रकृति कहा गया है। प्रकृति से मेरा मतलब है 5 तत्वों की बनी हमारी स्थूल पृथ्वी। इसमें 5 तत्वों से रिलेट करना हमारे लिए शायद मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम पेड़ पौधों को इमेजिन करें तो पेड़ पौधों में भी हमारे जैसी ही कॉन्शियसनेस रहती है। तो मानो अगर कोई पेड़ पौधों की हम डाली काटें तो वो उस चीज़ से वाकिफ है कि उसकी डाल कट रही है, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग माना आत्मा नहीं, तो इमोशंस और भावना इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी, जिसकी वजह से वो रिएक्शन नहीं देगा। लेकिन कॉन्शियसनेस पेड़ पौधों में भी है, उसको वो दुख या इच्छाएं उत्पन्न नहीं होगी, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। ये सेम चीज़ अगर भागवत गीता के माध्यम से समझने का प्रयत्न करें तो भी सिमिलर पिक्चर ही मिलता है। अध्याय 7 के श्लोक 4 और 5 अगर पढ़ें तो उसमें परमात्मा ने 2 प्रकृति के बारे में वर्णन किया है, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति में 8 चीज़ों का समावेश किया गया है। 5 पृथ्वी जिससे बनी है, हमारा शरीर जिससे बना है, वो तत्व 5 तत्व जल वायु अग्नि धरती और आकाश, और 3 मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीज़ का समावेश अपरा प्रकृति जिसको जड़ प्रकृति भी कहा गया है उसमें है। और इससे मैं हार्डवेयर मानता हूँ। इससे विपरीत दूसरी प्रकृति जो बताई है वो है परा प्रकृति, जिसमें आत्मा का समावेश है, जिसको मैं प्रोग्रामिंग या सॉफ्टवेयर भी मानता हूँ। और भागवत गीता के अध्याय 13 में ये चीज़ लिखा है कि कोई भी प्राणी को तू कोई भी जीवित प्राणी को तू 2 चीज़ की संयोग से ही उत्पन्न जान, आत्मा और शरीर।
माना परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। ये भी कहा है सेम अध्याय में, अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग में, कि क्षेत्र को शरीर कहा है, जो अगेन उसमें रिपीट किया है कौन सी चीज़ों का उसमें समावेश होता है, उसमें से ये 8 चीज़ भी कही है जो अपरा प्रकृति में थी। और क्षेत्र को, शरीर को प्रकृति भी कहा है। क्षेत्रज्ञ को आत्मा कहा है और उसको पुरुष भी कहा है। तो अगर इस पे हम लोग सोच चलाए, इमेजिनेशन करें, तो वही चीज़ हो गई जो हमने हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जिस पे कंक्लूजन पे पहुंचे थे, कि अगर मस्कुलाइन एनर्जी का प्रभाव बढ़ जाए, माना आत्म तत्व जिसको पुरुष भी कहा है, वो मस्कुलाइन तत्व का प्रभाव अगर बढ़ जाए, तो वो इंसान प्रोग्रामेटिकली ज़्यादा फंक्शन करेगा। उसके अपोजिट अगर किसी के अंदर प्रकृति तत्व का प्रभाव बढ़ जाए, जो हमने एस्ट्रोजन हार्मोन फुल होने का एग्जाम्पल लिया था, तो वो सोचने समझने में ज़्यादा माहिर होगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस प्रकृति का हिस्सा है। तो ये चित्र मुझे मिलता है, आप भी इस पे सोच के देखिएगा। अभी इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन था, तीसरा, कि हमें जो दूसरों के देह के प्रति आकर्षण जागृत होती है, उसकी मूलभूत वजह क्या है? तो मेरी समझ अनुसार शरीर से भी ज़्यादा जो हमारे मेंटल एनर्जीज रहती है, डिफरेंस इन मेंटल एनर्जीज, वो उसकी वजह है। समझो कि कोई अगर मस्कुलाइन एनर्जी आत्म तत्व से ज़्यादा फंक्शन करता है, और अगर कोई स्त्री फेमिनाइन एनर्जी से ज़्यादा फंक्शन करती है प्रकृति तत्व से, तो उनके बीच खिंचाव स्वाभाविक होगा मेरी समझ अनुसार, क्योंकि आत्मा को प्रकृति से और प्रकृति को आत्मा से एक खिंचाव है। तो जो जिस कदर से हम अपने ब्रेन और शरीर का उपयोग करते हैं, उस अनुसार हमारे ब्रेन के अलग अलग हिस्सों के वायरिंग्स कम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और ये जो कम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, वो एक डिफरेंस इन एनर्जीज क्रिएट करता है। और ये डिफरेंस इन एनर्जीज ही है जो देहों की आकर्षण की मूलभूत वजह है, मेरी समझ अनुसार। इस वीडियो में इतना ही। ओम शांति।